केंद्र की सरकार में एक एक मंत्रालय में हजारों करोड़ की लूट चल रही है और भगीरथ चौधरी ने 99 लाख की सब्सिडी ले ली है। इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज पर बड़ी खबर छाप रहा है। भारतीय जनता पार्टी है, बाहरी लोगों से, बाहरी ताकतों से इनको कोई खतरा नहीं है। इनको खतरा अब इंटरनल हो चला है। मुख्यमंत्री के ऊपर इतने सारे उज्जैन के आरोप लग रहे हैं, ये सब छोड़ के आरएसएस और बीजेपी जो है नरोत्तम मिश्रा का सर्वे करा रही है। तो मोदी जी के कृपा पात्र पे इतनी बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस में कैसे छप गई? अगर कोई ये कहता हो कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए तो ये भी बात हमारे गले नहीं उतर रही है। नरोत्तम मिश्रा जैसा आदमी अगर एक विधानसभा का चुनाव हार जाए तो काय का नेता। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस समय पंडित संकट में है। देश में अभी जो राजनीतिक दृश्य है, परिदृश्य और कुछ घटनाक्रम है, उसमें सबसे ज्यादा विपदा कहीं किसी पे नजर आ रही है तो जो ब्राह्मण विप्र समाज है वो संकट में दिख रहा है। अलग अलग कई किस्से हो रहे हैं और किस्सों में जो निशाने पर हैं। और वैसे भी अभी उत्तर प्रदेश सहित 7 विधानसभाओं के चुनाव हैं और जमावट तेज है। और इन सब के बीच में जो हुआ है राम मंदिर दान डकैती, राम मंदिर दान डकैती के उसमें कैसे लीपा पोती हो वो परवान चढ़ नहीं पा रही। और नित नए कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, पूरा कुनबा है, इनकी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। तो हम इसी पर बातचीत करेंगे। चलेंगे खास मेहमान केपी मलिक साहब को जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं। जुड़ गए हैं मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत संजीव जी। बहुत सर नमस्कार करता हूं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं कि आज नृपेंद्र मिश्रा जी पहुंचे हुए थे अयोध्या। तो पहुंच गए थे, वो दोबारा पहुंचे हैं। ये जो पूरा कांड हुआ है, पहले भी वे गए थे और इस कांड के बाद उन्होंने वहां उसको जो संज्ञा दी थी, उन्होंने कहा था कि डकैती, और अब कहीं वो वहां आया है उन्होंने कि कलंक। साथ में वो कह रहे हैं कि हम सभी स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। और ये आपको पूरा एपिसोड पता है, ये खेल क्या चल रहा है, किस तरह से इसको हम, क्योंकि मैंने पंडितों की बात की तो एक हमारे यहाँ आप विदित है, आपको आप जानते हैं, वो है पंडित नरोत्तम मिश्रा। उनको बड़ा बेआबरू करके कल दतिया से निकाला गया है, उनको कूचे से बाहर किया गया अपने घर से। उसको बवाल आपने देखा ही देखा। और उधर जो वहां कहीं अनिल मिश्रा है, फिर इधर नृपेंद्र मिश्रा है, या ट्रायंगल है, और बाकी सब कुछ जो आधारित है, जाति आधारित है। तो क्या है, क्या खेल, सब किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, ले सकते हैं केपी सर? संजीव जी, इसमें आप एक मेन मिश्रा जी को भूल गए हैं। कल्लाज मिश्रा जी जो पहले ही तकलीफ में आ चुके हैं और अलग बैठे, उनको भी जोड़िए इसमें। देखिए, ब्राह्मणों पे आपने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर थोड़ी सी कृपा आजकल कम हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। आपने तो मुश्किल में बताया उनको। ये कह सकते हैं कि सियासी तौर पे या राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज जो है मुश्किल का सामना कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो ये मामला योगी 2 जैसे शुरू हुआ था, तब से ही विकास दुबे से ही मान के चला था ब्राह्मण समाज कि उसके साथ जो है बड़ा अन्याय हो रहा है। और वो अन्याय आज दिखता भी है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में नपेंद्र मिश्रा जी, उसको मंदिर में जो हम लोग तो तथाकथित चोरी कहते हैं, हम लोग तो भाई ये अभी तक दावा भी नहीं कर रहे हैं कि चोरी डकैती हुई है कि नहीं हुई है। उन्होंने तो पहले दिन तो आके थोड़ा सा बचाव की मुद्रा में दिखे थे चंपत राय जी की, लेकिन कुछ दिन बाद ही पता नहीं उनमें क्या करंट आया और चैनलों पे घूम घूम के राष्ट्रीय चैनलों पे उन्होंने कहा, अरे आप चोरी बता रहे हैं इसको, आप जो है इसकी मतलब बेइज्जती कर रहे हैं चोरी बता के, ये डकैती है राम मंदिर में। तो वो डकैती बता रहे थे, लूट बता रहे थे। तो उसके बाद जो है आप देखेंगे, और ये आज की डेट में हम जब मामला देखते हैं और हमारे सूत्र बताते हैं कि जो खबर निकल के आ रही है एसआईटी की, उसमें मेन कल्पिट जो है अनिल मिश्रा को बनाया जा रहा है। अब ये नपेंद्र मिश्रा जी हैं, फिर अनिल मिश्रा जी आ गए, और तीसरे आपके यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी चल रहे हैं। उनका तो आप समझ ही रहे हैं। अब आप अगर देखें, क्योंकि आप तो वैसे भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, नरोत्तम मिश्रा का कितना बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश की राजनीति में, तोड़फोड़ की राजनीति में, और जो है ये अमित शाह के गदाधारी भीम बनने में, उनके हनुमान बनने में जो भूमिका उन्होंने निभाई है, और उसके बावजूद आज उनके ऊपर जो आपत्ति आई हुई है,
तो इसको तो हम कहेंगे कि वास्तव में जो है देवता नाराज है आजकल ब्राह्मणों से, खासकर भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बड़ी मुश्किलात में कुछ मिश्रा भाई आ गए हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, और आने वाले समय में क्या बड़ी गाज अनिल मिश्रा के ऊपर अयोध्या वाले मामले पे गिरेगी? नपेंद्र मिश्रा जी को क्या चंपत राय जी और बाकी लोग काबिज होने देंगे ट्रस्ट पे? क्योंकि खबरें ये भी है कि वो सीईओ बनना चाहते हैं, वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो कंट्रोल लेने की आदत है। चाहे आप जो है गोली चलाने का कंट्रोल भी बताते हैं, मुलायम सिंह के जमाने में उन्हीं के पास था। वो चीफ जो है चीफ सेक्रेटरी उन दिनों होते थे और मुलायम सिंह के करीबी होते थे। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा 14 से 19 तक। उसके बाद वो मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन बन के चले गए, तो वहां भी उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा। तो वो छोटी मोटी मेंबर उम्बर में नहीं जाते हैं, वो चेयरमैन या अध्यक्ष बॉस बन के जाते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि जो निर्माण समिति थी, निर्माण तो हो चुका मंदिर का, अब मेरे पास तो कुछ काम है नहीं, तो मुझे तो चौधरी बनना है। तो चौधरी कहाँ बनना है? तो चौधरी ट्रस्ट में बनना है। अब बात ये चल रही है, अब ये लड़ाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, संघ की, वीएचपी की और ब्यूरोक्रेसी की। अब आरएसएस अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आरएसएस ने वीएचपी के थ्रू अपना कब्जा वहां पे जमाया हुआ है, और आरएसएस भी जानती है कि अगर वो कब्जा हट गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि भैया हटिए, वो नंबर हमारा है। तो ये जद्दोजहद चल रही है, और उसी में नपेंद्र मिश्रा जी जो है अब कलंक नया शब्द निकाल के लाए। देखिए शब्द बहुत अच्छी लाते हैं ये निकाल के, भाई पहले डकैती यही लाए थे निकाल के, और अब ये लाए कलंक। और इस कलंक को मैं उससे जोड़ता हूं कि चंपत राय जी ने कहा है कि ये कलंक लेके मैं अयोध्या से नहीं निकलूंगा। तो इसलिए ने कहा नहीं भाई, ये कलंक है आपके ऊपर और ये धुलेगा नहीं, आपको इसको लेके ही निकलना पड़ेगा। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं संजीव जी, अगर हम संजीदा तौर पर बात करें, ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब इंटरनल हो चली है। अगर आप व्याख्या करें मध्य प्रदेश वाले मामले की और नरोत्तम मिश्रा की, और जिस प्रकार से आज ऊधम चल रहा है, वहां पे जो है बाजार में जाम लग रहे हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं, अव्यवस्था फैलाई जा रही है। आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि यही चीज अगर जीतू पटवारी ने की होती, उसने तो साइकिल यात्रा की बात की थी, एक दिन पहले लपेट दिया उसको और उसके भाई को। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मोर्चे पे आ गए हैं। और क्या निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के या अमित शाह के और मोदी के ताबूत में कील ठोकने का काम अंदर से ही होगा, और ये मिश्रा बंधु ही करेंगे या पंडित लोभी ही करेगी? ऐसा कह सकते हैं क्या? इस पे थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए अब मैं आपको ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो भी होगा अब होगा अंदर से ही, बाहर वालों की हिम्मत नहीं है, और कोई बाहर का सियासी दल कुछ भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ पाएगा, उखाड़ पाएगा, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के काफिले में आग अंदर से ही लगेगी, और वो यूपी के चुनाव तक आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी एक युद्ध और होगा ना, जो युद्ध धीरे धीरे चल रहा है दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर के बीच, और उसमें बीच बीच में नागपुर से पेट्रोल आता है, तो वो भी तो अभी होने वाला है यूपी में, उसको भी तो हम देखेंगे। तो उसमें जब ये युद्ध चलेगा, तो क्या उस युद्ध में फायदा और नुकसान अड़ोसी पड़ोसी का होगा क्या? इसको थोड़ा उस तरीके से अगर जोड़ें कि भाई अमेरिका, इजराइल और इराक का युद्ध चल रहा है, लेकिन प्रभावित तो कहीं ना कहीं भारत भी हो रहा है। तो जब वहां पे घमासान चलेगा उत्तर प्रदेश में, ईरान ईरान जी सॉरी ईरान, हाँ ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो इससे प्रभावित भारत भी हो रहा है। तो जब ये गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ की लड़ाई चलेगी, तो इससे प्रभावित इटावा वगैरह और ये बाकी भी होंगे क्या? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हमारे ये लोग राजभर वाले, मथुरा, तो ये भी तो प्रभावित होंगे। तो क्या कहीं क्या होगा, ये भी देखने वाली बात चुनाव में होगी। जी बिल्कुल। नहीं मगर सबसे एक चीज यही बताई ना आपने, जैसे कहा ये फैक्ट है कि नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के बेहद बेहद करीबी है। हो सकता है ये वन साइडेड हो, निकला तो यही रहता था कि वो बहुत खासुल खास है। अब उनका कहीं इस तरीके से टिकट का कट जाना, उसमें बड़ा दिलचस्प आया। उसमें ये भी आया है कहीं कि संघ ने कोई सर्वे कराया, कोई भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, और सर्वे बहुत कमजोर साबित हो रहे थे।
अरे भाई, ये अकेले नरोत्तम मिश्रा, इसमें इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और एक 300 लोगों का कोई सैंपल आता है कि उनसे पूछा गया और 90% ने कहा कि बहुत कमजोर कड़ी प्रत्याशी, कमजोर संघ का वो कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं हनुमान आपने जैसा कहा, या उस दौर में, या वो सनातन हिंदुत्व का बड़ा झंडा बरदार था, कितनी उस समय में उनकी तूती बोलती थी नंबर 2 मध्य प्रदेश के, और तमाम पर बोलना और रोज सुर्खियां मत, क्या गले उतरने वाली बात लगती है आपको? उधर जो वहां दोनों ही एक साथ पूछ लेता हूँ कि जो वहां चल रहा है, वहां संघ चाहता है कि चंपत जी को कुछ ना हो, तो वहां ना चाहते हुए और फिर इधर से ये कुछ उछलना होना, आना जाना, कुछ कुछ बयानबाजी, योगी अपने इसमें बयानबाजी कर रहे हैं, उनके अपने कई निशाने हैं, इनके अपने निशाने, सबके अपने अपने निशाने, तो क्या इसको कैसे हम देख ले सकते हैं? संजीव जी, आप ये देखिए कि नरोत्तम मिश्रा बहुत कमजोर कैंडिडेट है। ये आपने भी कहा, ये हजम होने वाली बात लगती है आपको? आप ये बताइए कि वो नरोत्तम मिश्रा तो एक हिसाब से सीएम के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। वो तो सीएम के दावेदार हैं, और इसीलिए तो जो है उनको चने के झाड़ पे चढ़ाते थे आके अमित शाह जी, उनके घर पे लंच डिनर भी चलते थे, आपको तो पता होगा। बैठ के भी वही होती थी, और अमित शाह जी ने आशीर्वाद भी उनको दिया था और कहा था क्रांतिकारी आप ही होंगे। और फिर हमें ये भी जानकारी है कि हराने का काम भी हुआ था उनको। अगर कोई ये कहता हो कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, तो ये भी बात हमारे गले नहीं उतर रही है। नरोत्तम मिश्रा जैसा आदमी अगर एक विधानसभा का चुनाव हार जाए तो काय का नेता? तो वो उनको चुनाव भी हराया गया। जैसे मैंने शायद आपके चैनल पे भी कल कहा था कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में बाबा हार जाए, हमारे योगी जी हार जाए, तो कोई आश्चर्यजनक बात यहां नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो नरोत्तम मिश्रा हार गए तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब वो हार तो गए, अब हारने के बाद भी वो बैठ रहे, लगातार वो ताकतवर बने जा रहे हैं। तो इनकी ताकत को कैसे रोका जाए, इनके पैर में चेन कैसे बांधी जाए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर बात चल रही है। अब आप ये बताइए, पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने सारे उज्जैन के आरोप लग रहे हैं, ये सब छोड़ के आरएसएस और बीजेपी जो है नरोत्तम मिश्रा का सर्वे करा रही है। वो इस बात का सर्वे नहीं करा रही कि भाई ये जो उज्जैन में आरोप लगे मुख्यमंत्री के ऊपर, इसकी भी जरा जांच करा लें, इसकी भी जरा इंटरनल जांच करा लें, और इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, संघ की छवि खराब हो रही है, मंदिरों में चोरी हो रही है, मंदिरों में डकैती हो रही है, बीजेपी आरएसएस की साख खराब हो रही है, इस पर भी कुछ सर्वे वर्वे करा लें। इस पर हो नहीं रहा, नरोत्तम मिश्रा के सर्वे कराए जा रहे हैं। आपके ऊपर आप ये सोचिए कि ये बात हजम होगी? आप केंद्र की सरकार में एक एक मंत्रालय में हजारों करोड़ की लूट चल रही है, और भगीरथ चौधरी ने 99 लाख की सब्सिडी ले ली है। इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज पर बड़ी खबर छाप रहा है। और जब हम उन सज्जन से बात करते हैं कि यार वो 600 करोड़ का कोई घोटाला किसी आईएएस लेडी ने झारखंड में किया था, वो तो इंडियन एक्सप्रेस के चौथे पेज पर छोटी सी खबर छपी हुई थी, और ये 99 लाख की खबर आपने जो तान दी फर्स्ट पेज पे कॉलम में छापी है, इसका क्या मतलब है? तो ये चीज जो खबरें छपवाई जा रही हैं, जो आ रही हैं, अब जब हम मंत्री से पूछते हैं, मंत्री कहता मैंने तो 2018 में अप्लाई किया था, तब तो मैं मंत्री भी नहीं था, और जो मंत्रालय है वो मेरा मंत्रालय है ही नहीं, वो किसी दूसरे व्यक्ति का है। कृषि राज्य मंत्री 2 हैं, ये डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, और मैंने तो भाई सब्सिडी ली है। मैं सब्सिडी लेने वाला अकेला नहीं हूं, करीब 500 किसानों को सब्सिडी मिली है, और 99 लाख की सब्सिडी है ये, और मैंने बोर्ड पे लगा रखा है कहां क्या क्या किया है, और ये वापस देना है पैसा। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार से लेके बैठ गए। तो आप ये बताइए कि इस तरह की खबरें आप वहां छाप रहे हैं, तो ये इस तरह से आप करते हैं कि जिसको हटाना है, जिसको बदनाम करना है, उनके खिलाफ इस तरह के सर्वे, इस तरह की जांच, इस तरह की पड़ताल चल रही है। और जिसको बनाए रखना है, बने हुए ना सर हरदीप पुरी जी, उनके ऊपर तो सब कुछ हो चुका, इथेनॉल भी आ गया, स्टीम फाइल भी आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए उनको। अब भाई उनको गडकरी जी को टाइट करना है, उनको शायद हटाने की बात चल रही है, तो इथेनॉल का ठीकना भी उन्हीं के ऊपर फोड़ दिया, और बाकी चीजें भी उन्हीं के ऊपर चल रही हैं। तो जिनको हटाना है उनको पिलवा दीजिए न्यूज चैनल पे। और दूसरी बात संजीव जी, यहां ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो राम मंदिर चोरी का मामला चल रहा है,
इसमें जो ये दिल्ली वाले चैनल हैं, जिनको हम गोदी मीडिया के चैनल कहते हैं, ये लगातार इतनी खतरनाक जो कवरेज कर रहे हैं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। एबीपी न्यूज के लोग जो है चित्रा त्रिपाठी के जो एंकर डायरेक्शन दे रही हैं, और वहां पे वो जो आपका माइक लेकर रिपोर्टर मुंह में घुसा दे रहा है गिरी साहब के कि कहां डकैती हुई, कहां चोरी हुई, हमें बताइए, और इस्तीफा चंपत राय जी का कहा, हमें बताइए। तो ये इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों जगह, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन वीएचपी और जो है आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, तो फिर इतना माइक क्यों घुसा रहे हो भाई? कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का आदमी तो है नहीं। तो ये सारी चीजें भी समझने वाली हैं कि ये जितना मामला चल रहा है, ये सब इंटरनल मामला है। बाहर की सियासी दल के नेता तो तमाशा देखने का काम कर रहे हैं, और वो तो इस आशा में बैठे हैं कि बिल्ली के बाग से छीका टूट जाए और हमारे आदमी को दही घी थोड़ा मक्खन लग जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अपना कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बड़ा सवाल नहीं, इसमें एक चीज और भी है। देखिए, आपने कहा मध्य प्रदेश का ही एक और सवाल कर लेता हूँ आपसे, बाकी तो है ही है कि अमित शाह की पर्ची, मोदी की पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव, अमित शाह के हनुमान या अमित शाह के कृपा पात्र नरोत्तम मिश्रा, तो ये जो आप डिफरेंसेस हैं कि एक तरफ तो कुछ नहीं, दूसरी तरफ सारा कुछ, आप ठीकरा फोड़ दें, टिकट काट दें, बवाल होने दें और कहीं ताकीद दें। हालांकि वो सरेंडर हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि नहीं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का आदेश है, करूंगा, मजबूरी एक, मरता क्या ना करता। आपने इतनी कांग्रेस को तोड़ा है, आपके जाने के लिए कहीं जगह है नहीं, कोई आपने खुद ही नहीं छोड़ा, तो आपकी मजबूरी। एक चीज ये भी है, और दूसरा इसमें क्या संघ वर्सेस बीजेपी, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कोई सिक्का एक है, पहलू दो हैं, मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। वो कहते हैं ना कि यूं ही धुआं नहीं उठ रहा, आग तो कहीं लगी हुई है। आग लगी है तो आग है क्या, कहाँ उसमें? आप तो दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली में क्या, इसके भी बताइएगा जो यहाँ मध्य प्रदेश में। और आज ये भी सूचना थी कि वहाँ सीईओ चयन की बैठक दिल्ली में हो रही है, प्रमोद कोहली जो रिटायर्ड जस्टिस साहब के घर पर। कुछ जो आपके पास हो इसके बारे में अपडेट तो जरूर हमारे दर्शकों को दीजिएगा, दोनों पे। देखिए संजीव जी, एक तो जो सीईओ की बात कर रहे हैं, 3 लोगों की कमेटी बनी है। लोग ये पूछ रहे हैं कमेटी बनाई किसने है? ये 3 लोगों की जो चुन रहे हैं वो कौन है? जिसको चुना जाएगा वो किस आधार पर चुना जाएगा? तो ये तो वही वाली बात है, वो तो कि ये मेरा कातिल ही मेरा, नियमों बदलाव भी ये करेगी, सुझाव देगी, करेगी, ये भी कमेटी का है। हाँ सर, ये सब जो है मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल वाली बात है कि सब कुछ हम ही है, जज भी हम ही है, आरोपी भी हम ही है, हम ही सब कुछ है। वो तो इंटरनली हो रहा है सर, उस पर तो चर्चा करने का मन होता नहीं। लेकिन जो नई चीज दिखाई दे रही है और उस चीज को हम जोड़ के देखते हैं, कहीं ना कहीं वो जाहिर होती दिखती है चीजें। जैसा कि आपने अभी अपने छोटा सा इंडिकेशन आपने दिया कि नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो हनुमान हैं अमित शाह जी के, और मोहन यादव जी जो हैं वो कृपा पात्र हैं मोदी जी के। तो मोदी जी के कृपा पात्र पे इतनी बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस में कैसे छप गई, ये डाउट वाली बात है। और फिर दूसरा अटैक तुरंत जो है नरोत्तम मिश्रा पे हो जाए। तो ये जो लड़ाई, ये तो हम ये कहें कि ये लड़ाई नरोत्तम मिश्रा और मोहन यादव की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली में मोदी और अमित शाह की तो नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे पिछले कुछ महीनों से मोदी जी लगातार अवार्ड लेने में लगे हुए हैं और यात्रा कोई छूट नहीं रही है। अमित शाह जी ने कह दिया कि जितने अवार्ड लेने हैं, जितनी यात्राएं करनी है, जितने टारगेट हैं, खत्म कर दीजिए सबको। और इसमें जो हम चीजें मोड़ के देख रहे हैं, और दिल्ली में लुटियंस जोन में जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें घूम फिर के ये बात आ रही है कि चाहे वो आपके भूपेंद्र यादव हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे गडकरी हो, ये जितने मामले आप देख रहे हैं, इन सब के पीछे वही रणनीति है कि वार आपस में शुरू हो गया है, कि एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीति चल गई है। और अयोध्या मुद्दा जो है, मंदिर का जो मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं इसी बात के केंद्र में है। क्योंकि आप देखेंगे कि अयोध्या में इतना बड़ा मामला हो गया, प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है अयोध्या मंदिर, और उस पर प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा।
उस पर अमित शाह का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा, उस पर दिल्ली सरकार खामोश बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है, पिघल ही नहीं रही है वो। बाबा ने कहा था कि भाई 15 दिन दीजिए, 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो दूध का दूध पानी का पानी ये हुआ कि जो एसआईटी बनी थी और जो एसआईटी के जो मुख्य जो अध्यक्ष बनाए गए थे, एसआईटी के चीफ बनाए गए थे, उनके ऊपर ही 420 का केस निकल आया। ये हुआ 15 दिन में। तो यहां तो आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये सिर्फ टालने वाली बातें हैं। कहां चला गया सर वो धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा, नीट का? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, बाहरी लोगों से, बाहरी ताकतों से इनको कोई खतरा नहीं है, इनको खतरा अब इंटरनल हो चला है। और ये लड़ाई बहुत भयंकर लड़ाई है जिसकी चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं। और थोड़ी थोड़ी ये लड़ाई जो अगर हम देखेंगे या हम जैसे लोग बॉडी लैंग्वेज पहचानेंगे, मानसून सत्र के दौरान कई सारी चीजें हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। कल प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा खत्म करके शायद वापस आ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी भारत की धरती पे पैर रखेंगे, क्योंकि टूरिज्म उनका भारत में ही लग रहा होता है। कुछ दिन के लिए आते हैं भारत में, फिर निकल लेते हैं। तो अब जो है 20 तारीख से मानसून सेशन है, तो मानसून सेशन से पहले क्या कुछ बदलाव करने की बात है क्या? अगर ये होगा कि जैसे लगातार खबरें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल में रिसफल होना है, तो रिसफल में किसके आदमी बनते हैं? अगर अमित शाह के करीबी लोग बनते हैं तो हम समझ लेंगे कि पावरफुल अमित शाह है, और मोदी जी के बनते हैं तो पता चल जाएगा कि मोदी जी की ताकत बरकरार है। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको जिस दिन रिसफल होगा उसी दिन। और बाकी जो चीजें हैं वो आपको मानसून सेशन के एक्टिविटी में आपको दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि चारों तरफ से बहुत सारी चीजों से ये घिरे हुए हैं और विपक्ष भी अपनी जितनी कर सकता है इतनी तैयारी कर रहा है। विपक्ष के नाम पे अगर संजीव जी देखते हैं तो थोड़ी बहुत कांग्रेस बची हुई है, बाकी सब जो है कहीं ना कहीं डरे हुए दबे हुए हैं। कल भी हमारी इस बात पे चर्चा हुई थी कि ममता बनर्जी अगर कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उखाड़ पाई, तो अखिलेश यादव क्या इस लड़ाई को वहां तक ले जा पाएंगे जिसकी आशा है? क्योंकि कांग्रेस तो अब ये मान के चल रही है कि हमें जल्दीबाजी नहीं है सत्ता में आने की, हम मजबूती के साथ सत्ता में आना चाहते हैं। तो कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में देख रही है तो वो 2032 को देख रही है, 2027 को नहीं देख रही। इसी प्रकार से चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, अगले जो विधानसभा चुनाव का इंतजार कांग्रेस कर रही है और उसी रणनीति पर वो चल रही है। और यहां भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस 2029 का इंतजार कर रही है और वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस में आ चुकी है कि आना हमारी छतरी के नीचे ही होगा सबको, अगर अपनी जान बचानी है। और नहीं तो जाओ फिर अमित शाह आपका शिकार कर लेंगे। ममता बनर्जी का शिकार वो कर चुके हैं, और ममता बनर्जी से भारी भरकम लड़ाका मजबूत नेता आज की डेट में कोई सियासी दल का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने पूरा तफसील से, और क्या सीन है, क्या हो सकता है, सारे संभावनाएं जिस तरह की बन रही है उस पर सब पे प्रकाश डाला। बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे थे केपी मलिक साहब को। हमने बात तो शुरू की थी विप्रों से बात शुरू करके, और हम बाकी जो चीजें हमने कहीं टटोलने की कोशिश की, तो वो पूरा का पूरा तस्वीर कहीं कि दिल्ली में क्या है और यूपी में क्या चल रहा है और क्या संभावना है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहकर अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन को बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।